ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई हैं और काफ़ी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करी है। इसके बावजूद भी अगर कुछ और बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट एंड देन वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पिछली दो वीडियो है उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, कितने टाइप का होता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका इफेक्ट ऑन मास मास पर चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है। कोलोम्स लॉ के बारे में पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के पॉइंट चार्ज क्या पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज एक्सेट्रा पढ़ा है। डाइपोल के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। अभी हम कुछ और चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ए चार्ज लाइन, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ साइज ऑफ द प्लेन सरफेस के बारे में की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो सब स्टडी करेंगे। दो चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्फेरिकल सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इंसुलेटिंग स्फेयर होता है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सब बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस कम बैक टू दिस टॉपिक नाउ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब कहीं पर चार्ज कंसंट्रेट होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूँ कह सकते हैं कि द बंच ऑफ दोज लाइन्स टुगेदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux is the representation of the electric field, and this is in turn the representation of this electric field established around the charge. ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। ओके, तो गॉस एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उसमें से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है तो दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या दैट फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/E0 टाइम ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज सरफेस। मतलब कि यूँ सही है कि सपोज कोई क्लोज सरफेस है, कोई बॉल है, उस बॉल का जो सरफेस है उस पर कोई फ्लक्स पास थ्रू हो रहा है, द फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस, तो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल टू उस पर फ्लक्स होगा। या दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि कोई चार्ज है Q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसका फ्लक्स बनेगा अगर उसके चारों तरफ से हम इसको क्लोज कर दें, सरफेस एरिया को क्लोज सरफेस एरिया से ढक दें उसको, तो उसका सरफेस एरिया से फ्लक्स पास होगा। तो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम ऑफ द चार्ज इनसाइड ऑफ दैट सरफेस। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0 वेर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं Q। सपोज करो ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है और ये क्लोज सरफेस एरिया है, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमने चार्ज को बंद कर रखा है। तो अभी सपोज करो कि इसकी रेडियस R है और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड्स होगी। अभी ये Q है, Q चार्ज है, यहाँ पर P पॉइंट है इसके सरफेस पर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमने पहले पिछली वीडियो में निकाला, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R ड्यू टू द चार्ज Q। नाउ अभी क्या होता है कि हम इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एक छोटा सा सरफेस पीस लेते हैं ds। इस पर कितना फ्लक्स पास होगा, d फाई। ऑब्वियसली d फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू
ई इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डी एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, तो कितना फ्लक्स हुआ ई इंटू डी एस, तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। तो टोटल फ्लक्स निकालना है हमने पूरे सरफेस एरिया को, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू integration of ds, and ds is the surface area of this, and that is equal to 4 pi r square of the sphere and equal to 4 pi square. तो phi is equal to e की वैल्यू 1/4 जो q by r square into 4 pi r square, जो 4 pi कट जाता है, so we get ultimately here phi is equal to q by epsilon 0. So this is the proof of Gauss theorem. This way the Gauss theorem is proved that ki charge enclosed inside the closed surface is equal to the is multiplied by 1 by epsilon 0. We get the flux passing through that surface area of the enclosed surface. Now अभी हम पढ़ते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन है, एक चार्ज का एक पॉइंट चार्ज नहीं है, एक लेंथ ऑफ लाइन, इस तरह से एक लाइन है, दिस हैज़ ए कंटिन्यूस चार्ज ऑन इट। तो इसकी वजह इनफाइनाइट लेंथ है इस चार्ज की, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज करो, देखो ये चार्ज लाइन है, दिस इज अ चार्ज लाइन, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आर डिस्टेंस पर इसके चारों तरफ एक कर्व सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। सो पूरी लेंथ अगर हम ड्रॉ करते हैं पूरी लेंथ के साथ साथ, तो ये एक सिलेंडर का शेप ले लेता है। तो क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, इसकी लेंथ, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को काटता है। तो टोटल फ्लक्स इसके सरफेस से जो निकलने वाला टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, फ्लक्स थ्रो दिस कर्व सरफेस एंड फ्लक्स थ्रो दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। जो कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज जीरो, क्योंकि फ्लक्स तो रेडियली आउटवर्ड होगा ना, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू दिस फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व सरफेस ओनली। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू, और एरिया हो जाता है इसका 2 pi r l। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है वो 2 pi r l है। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया। नाउ बट द गॉस थ्योरम सेज व्हाट, गॉस थ्योरम सेज व्हाट, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 by epsilon 0 टाइम ऑफ चार्ज इनसाइड द दिस क्लोज सरफेस। तो 1 by epsilon, तो फाई इज इक्वल टू 1 by epsilon 0, और इसके अंदर चार्ज कितना है, Q चार्ज है, Q चार्ज इज इक्वल टू दैट, Q चार्ज इज इक्वल टू, सपोज करो इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ L है, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू लैम्डा L हो गया। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 by E0 टाइम ऑफ लैम्डा L, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से ये निकलती है, गॉस थ्योरम ये बोलता है, तो बोथ इक्वेटिंग, तो E इंटू 2 pi r l इज इक्वल टू लैम्डा L by epsilon 0, वी गेट E इज इक्वल टू लैम्डा by 2 pi epsilon 0 r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point at distance r from the infinite length of charged line. This way we find the electric field intensity. Now ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो, किसी लाइन चार्ज की वजह से हो। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्लेन सरफेस हो, जैसे प्लेट होती है, बट प्लेट शुड बी ऑफ इनफाइनाइट इन लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट साइज़ का जो पैरेलल जो प्लेट होती है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लेट है, उस पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ए डी ए ले लेते हैं एक्चुअल दिस इज द एरिया ऑफ डी ए। एनीवे ए लो, जो डी ए लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, इसका एरिया ए मान लें, तो इस एरिया मान लेते हैं। अब अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पर टोटल कितना चार्ज है इस एरिया पर, सिग्मा ए चार्ज इस पर आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, सपोज करो इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो चूँकि ये प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ चलेगा, इस तरफ को भी राइट को भी। तो यहाँ से भी आर डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट पी डैश है, उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। जब इसका फ्लक्स चलेगा, तो फ्लक्स क्या होता है, इसके कर्व सरफेस को नहीं काटेगा, इसके जो प्लेन सरफेस है उसको काटेगा। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर इज इक्वल टू
E इंटू ए, दिस वॉज द एरिया ऑफ द सरफेस, तो इसका भी एरिया भी ए होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, तो इस पर फ्लक्स कितना होगा ई ए और ई ए यहाँ, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर इज इक्वल टू 2 ऑफ ई ए। बट गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम से फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम ऑफ charge enclosed inside. What is the charge enclosed inside it? Lambda a, सिग्मा ए, सपोज करो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका एरिया ए है, तो इसके अंदर कितना चार्ज हो गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0 इज द चार्ज इनसाइड ऑफ इट। दिस इज सेड बाय गॉस थ्योरम एंड दिस इज इक्वल टू द 2EA as we have found from here. So 2EA this equation और this is गॉस की तरह, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं हम, तो ये बन जाता है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0 गॉस इज इक्वल टू 2EA। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालते हैं सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन showing that the electric field intensity at a distance r from the infinite plane charge sheet is equal to sigma divided by 2 epsilon 0. There is no mention of the distance r, means अगर कोई इनफाइनाइट प्लेन साइज ऑफ प्लेन शीट है, उससे कितनी भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं हम, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to the infinite size of the plane sheet, that electric field intensity will come like a constant graph. There is no change if we increase the distance of the point from this plane surface area. So this is the way. Now ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर प्लेन सरफेस की वजह से ना हो, लाइन सरफेस की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से ना हो, दो पैरेलल प्लेटें हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। देखो सपोज करो ये एक प्लेट ये है पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट ये है पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब क्या होता है, इसका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ चलेगा, इस तरफ को इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को भी इस तरफ को, तो क्या होता है इसके 3 जोन बन जाते हैं। पहला जोन प्लेट के इस तरफ, दूसरा जोन प्लेट के उस तरफ और तीसरा जोन दोनों प्लेटों के अंदर। तो सपोज करो ये जो प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। वी जस्ट हैव फाउंड दिस फॉर्मूला। इसी तरह से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इसकी डायरेक्शन देखो, E1 की डायरेक्शन इधर को है, E2 की डायरेक्शन इधर को, तो इधर वाली इस एरिया में E1 भी इस तरफ है, E2 भी इस तरफ है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस जोन इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस तरफ क्या होगा, E2 की डायरेक्शन भी इस तरफ है और E1 की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। लेकिन बीच वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इस प्लेट की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो विल बी 0, बशर्ते दोनों इक्वल चार्ज के होते हैं। अदरवाइज इफ इट इज नॉट देन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सो दो इक्वली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं, तो उनके बीच में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द 0, इट विल बी 0 और द minus of both the electric field intensities. However, on either side of the both the plate will be addition of the electric fields. ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव प्लेट हो एक नेगेटिव प्लेट हो। उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों तरफ आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड चलेगा, लेकिन जो दूसरी प्लेट है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड्स चलेगा, इनवर्ड्स। तो इस अंदर को देखो, यहाँ अंदर वाले जोन में E2 अंदर की तरफ हो गया और E1 इस डायरेक्शन में हो गया, तो E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इनसाइड द प्लेट्स या विदिन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी एडिशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाउएवर इन लेफ्ट साइड में देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है और इसकी इस तरफ का, तो आउटसाइड ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। पर इन दिस डायरेक्शन E2 इस डायरेक्शन में और E1 इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन E1 माइनस E2। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट 1 बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हियर 1 बाई 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 in this zone, and our here we can see 1 by 2 epsilon 0 sigma 1 minus sigma 2. So this way we can find the electric fields
at any points due to the two parallel plates. So now अभी हम आते हैं कि what is the electric field intensity at a point due to the spherical cell. यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्फेरिकल सेल लेते हैं ऑफ रेडियस r, इस पर चार्ज q है, तो टोटल चार्ज इस पर कितना होगा. सपोज अगर इसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो है रो है, तो इस पर टोटल चार्ज q कितना होगा, q इज इक्वल टू 4πr² इंटू रो. दिस इज द चार्ज इन दिस सरफेस स्फेरिकल सेल. अब इस स्फेरिकल सेल से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस हमें फिर गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हैं. तो फिर गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. व्हाट इज द चार्ज इनसाइड ऑफ दिस, इज इक्वल टू 4πr² इंटू दिस रो. Charge inside of this 4πr² into rho. And this what the Gauss theorem says, that the flux passing through this surface is equal to charge enclosed inside it divided by epsilon 0. तो q by epsilon 0 is the flux passing through this. और यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू कितना निकाला, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, E इंटू 4πr². तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन 0. तो E इज इक्वल टू q बाई 4π0 r². सो दिस इज सिमिलर टू दैट कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E is equal to 1/4π0 q by r², and this is also coming similar to that. So both things are same. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो ये पॉइंट P, हमने पॉइंट P को अंदर की तरफ लिया है, इनसाइड द स्फीयर. अंदर अगर स्फीयर के अंदर लेते हैं P पॉइंट, तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, तो यहाँ पर हम देखते थे, यहाँ पर ये P पॉइंट लेते हैं हम, तो P पॉइंट के अंदर स्फीयर कितना चार्ज कितना है, q by एप्सिलॉन 0. बट चार्ज इनसाइड ऑफ दिस इज 0, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर रहता है. तो इट मीन्स देयर q बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0. तो इस पर जो फ्लक्स है E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 0. इट मीन्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सरफेस इनसाइड द स्फेरिकल सेल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होता है. सो दिस इज अगेन द इंटरेस्टिंग थिंग्स. इस पर जो है हमारी कई केबल, जो वायर केबल होती हैं, जो RF कैरी करते हैं, वो भी डिज़ाइन की जाती है. उनके बाहर एक मेटालिक शील्ड लगा जाती है, सो दैट कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर न जा सके. सो अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जो है ऑन द सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, E इंटू 4πr². यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, E इंटू 4πr, फ्लक्स कितना होगा, E इंटू 4πr². और गॉस थ्योरम बोलती है q बाई एप्सिलॉन 0, तो E इंटू 4πr² q बाई एप्सिलॉन 0, तो E इज इक्वल टू q बाई 4π0 r². क्योंकि r इज द मैक्सिमम ओवर हियर, सो मैक्सिमम ओवर हियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हमारा q बाई 4π r². बट q बाई 4πr² इज इक्वल टू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी रो. तो E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0 हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू दिस रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0. सो इस तरह से अगर हम इसमें ग्राफ खींचें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाती है. लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है. मैक्सिमम कहाँ पर होगा, सरफेस पर, जहाँ पर r की वैल्यू लोएस्ट होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है. दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कैपिटल R, इसके कैपिटल R के बराबर.
तो Q इज इक्वल टू 4πε0 आर स्क्वायर। जैसे ही हम सरफेस के अंदर आ जाते हैं देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है। दिस इज द ग्राफ। Inside the sphere, electric field is zero. On the surface, electric field is maximum, and beyond the surface, the electric field goes on decreasing like this. So this is the way how the electric field is affected due to the spherical shell. Now अभी हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग शेल लेते हैं, इंसुलेटिंग स्फेयर लेते हैं, उसके अंदर पूरा चार्ज स्टफ कर देते हैं इनसाइड ऑफ दैट। तो सपोज करो एक रेडियस आर रेडियस का एक स्फेयर लिया हमने, एंड दिस इज इंसुलेटिंग स्फेयर, उसके अंदर हमने चार्ज स्टफ कर दिया है। तो टोटल चार्ज उसके अंदर कितना होगा, टोटल चार्ज उसके अंदर 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, इंटू अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ दिस है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पर हमने फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू इसका सरफेस एरिया ई इंटू 4πr स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 4πr स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू। और गॉसियन थ्योरम से फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इक्वल टू Q/ε0, और Q/ε0 तो ई इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू Q/ε0, तो E इज इक्वल टू Q/4πε0 आर स्क्वायर, 4πε0 आर स्क्वायर। तो इस दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस insulating sphere, charged insulating sphere, E is equal to 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, सिमिलर टू द पॉइंट चार्ज जो निकलता है। इसके सरफेस पर कितना होगा, अगर इफ़ वी ब्रिंग दिस पॉइंट एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, देन व्हाट विल द वैल्यू, E इंटू 4πr स्क्वायर, देन इट विल बिकम कैपिटल R Q/ε0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर टू दैट, सिर्फ R का फर्क है। R is taken from here, and in case this R is the radius of this sphere. Now इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, अभी हम ये हमारा स्फीयर था इंसुलेटिंग सरफेस, हम इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर जो चार्ज इसके अंदर स्टफ किया हो, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, वी कैन फाइंड आउट दैट। सपोज करें क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो चार्ज डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज टोटल आर क्यूब, दिस इज चार्ज डेंसिटी। तो द क्यू डैश बिकम्स Q/r³ बाय r³, दिस बिकम द चार्ज इनसाइड ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। सो दिस इज द चार्ज इनसाइड। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि Q डैश डिवाइडेड बाय ε0 इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो Q डैश बाय ε0 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/r³ डिवाइडेड बाय r³ ε0 इज इक्वल टू व्हाट फ्लक्स इज पासिंग थ्रू हियर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर E है, तो E इंटू 4πr स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर, तो E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू Q/r³ बाय r³ ε0। तो यहाँ से E की वैल्यू होती है QR/4πε0 r³, where capital R is the radius of the sphere and small r is the radius of the sphere along which we are going to find the electric field inside the charged insulating sphere। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इफ इट वाज अ कंडक्टिंग सरफेस देन द चार्ज इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी जीरो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज, सरफेस पे चार्ज रहता है, अंदर नहीं रहता चार्ज। तो इसका ग्राफ अगर हम ग्राफ भी किस तरीके से जैसे देखो ये सर्किल के अंदर स्फीयर के अंदर जैसे रेडियस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, एंड R इज इक्वल टू, जब कैपिटल R के बराबर तो वहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होता है Q/4πε0 r², दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। R जैसे जैसे बढ़ेगा तो जब मैक्सिमम R की वैल्यू जब यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम, उस समय इसकी वैल्यू 1/4πε0 r²। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसके बाद उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑलवेज एंड एवरी टाइम, whether it is an insulating sphere or it is a conducting sphere. At the surface of the sphere, the electric field intensity is always maximum. And inside of the sphere, this
In case of conducting surface, it is 0. In case of insulating surface sphere, it is gradually decreasing. And beyond of this surface also, the electric field intensity keeps on decreasing. So this is all about of the effect of the electric fields due to the line charge, surface charge, volume charge, and dipoles also. That's all about this electric fields.